हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। इस उम्मीद के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। ग्रीन पीस इंडिया जो है एक एनजीओ है, उसके अनुसार जो है देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी अभी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है देश का सबसे प्रदूषित शहर आया है झरिया। झरिया जो है कहां पर है, ये झरिया है झारखंड के अंदर। कोयले के लिए प्रसिद्ध है, झरिया कोल माइन है, वेरी वेरी फेमस फॉर कोल। ठीक है, झरिया हो गया, रानीगंज हो गया, दो ये प्रसिद्ध कोल माइन है इंडिया की। रानीगंज पश्चिम बंगाल के अंदर है, झरिया झारखंड के अंदर है। तो झरिया जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर आपका झरिया, इस रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार। और दिल्ली जो है वो इसमें 10वें स्थान पर है, ये भी थोड़ा आइडिया रखना है। दिल्ली का स्थान जो है इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा है, दिल्ली जो है वो 10वें स्थान पर है। ठीक है, अब जो अगर बात करें सबसे, इसने ये भी बताया कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो सबसे स्वच्छ शहर जो है वो आपका लुगलेई। लुगलेई जो है मिजोरम के अंदर है, मिजोरम का शहर है लुगलेई, जो कि सबसे स्वच्छ शहर जो है वो माना गया है, जिसमें सबसे कम प्रदूषण है। सबसे कम प्रदूषण है। स्वच्छ तो आप उस हिसाब से अगर सोचोगे तो स्वच्छता के अंदर इंदौर जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था, वो अलग चीज है। लेकिन सबसे कम प्रदूषित शहर जिसमें सबसे कम प्रदूषण है, प्रदूषण के अकॉर्डिंग हो रहा है, और वो स्वच्छता के अकॉर्डिंग जो है वो अलग था। वो जो है आपका स्वच्छ अभियान कैंपेन के द्वारा होने वाली चीज थी। ये प्रदूषण के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम लोग। जो पर्टिकुलेट मैटर होता है, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, पीएम जो है, बार बार आप नाम सुनते भी होंगे, PM 2.5, PM 10, ये आप लोग सुनते होंगे बार बार। तो ये पर्टिकुलेट मैटर होता है, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जो है, ये PM 2.5 की अमाउंट जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है प्रदूषण के अंदर। PM 2.5, PM पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है, देखिए पर्टिकुलेट मैटर होता है जिसका डायमीटर जो है 0.02 माइक्रोन मीटर से 100 माइक्रोन मीटर तक होता है डायमीटर। वो पार्टिकल्स जो है वो आते हैं आपके पर्टिकुलेट मैटर के अंदर, उनको बोलते हैं सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। तो PM 2.5 जो है, इसका जो डायमीटर 2.5 है माइक्रोन मीटर, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये सीधा जो है हम लोग इनहेल सांस के साथ हमारे अंदर जा सकते हैं, और ये फिर सांस के साथ अंदर जाने के बाद जो है हमारे फेफड़ों को और ज्यादा, लंग्स को जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, जिसके कारण दिक्कत होती है। तो इसलिए जो है PM 2.5 का अमाउंट बढ़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर अगर बात करें, सल्फेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, ब्लैक कार्बन हो गया, ये तमाम चीजें इसके अंदर PM पर्टिकुलेट मैटर के अंदर आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रोग्राम चलाया था इसने आपका पर्यावरण मिनिस्ट्री जो है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक प्रोग्राम चलाया था, नेशनल क्लीन एयर क्लीन एयर जो है प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया था, जिसमें कि 20 से 30% जो है वो आपका प्रदूषण को कम करना था 2024 तक। और उसी के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा है। 2019 में चलाया था कि हम लोगों को 2024 तक 20 से 30% जो है वो प्रदूषण को कम करना है शहरों में और ऑल ओवर भी। तो ये प्रोग्राम भी चला रखा है। तो इसके तहत, इसके बाद से जो ग्रीन पीस इंडिया जो है वो रिपोर्ट जारी कर रहा है, जो कि आपका अलग अलग स्टेट्स के जो कंट्रोल बोर्ड है उनके द्वारा, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो सेंट्रल लेवल पे काम कर रहा है। तो उसी प्रकार से उनके आंकड़े लेकर जो है ये एक रिपोर्ट तैयार करता है। ग्रीन पीस जो है संस्था ये रिपोर्ट तैयार करती है। ठीक है, तो ये तमाम बातें ध्यान रखना है। अभी पीछे एक एजेंसी ने और भी ग्लोबल लेवल पे भी एक रिपोर्ट जारी किया था, जिसके अकॉर्डिंग जो है उसने बताया कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषित शहर कौन सा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है उसके अंदर, ये बात भी ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, और इंडिया का नंबर जो उसमें 5वें स्थान पर था। जो विश्व लेवल पे प्रदूषित शहरों की, प्रदूषित देशों की बात की थी, उसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित बताया बांग्लादेश को, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान को, और भारत को जो है 5वें नंबर पे बताया है वो ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आइडिया रख लेना। क्लियर है। तो सबसे स्वच्छ कौन था, लुगलेई मिजोरम। और सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन सा है आपका, ये है झरिया झारखंड। तो प्रदूषण के स्तर से बात कर रहे हैं हम लोग, इस बात को ध्यान रखना है अच्छे से। ये प्रदूषण के स्तर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ये सबसे कम प्रदूषित, ये सबसे अधिक प्रदूषित झरिया झारखंड के अंदर है। कोयले का सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है हम लोग इस माइन से निकालते हैं, तो इसलिए वहाँ पर PM ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें ध्यान रखना। क्लियर है। तो इसके बाद जो है हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका,
दूसरा क्वेश्चन है 2022 में होने वाले भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन का क्या नाम है। देखिएगा, बार बार न्यूज में भी आ रहा है, आपको भी पता होना चाहिए कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है ये, इंडिया का पहला जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है प्रोग्राम है ये। इसको जो है पहले नाम दिया जा रहा था पहला मैंड मिशन, मैंड स्पेस मिशन, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एकदम क्लियर कर दिया कि हो सकता है इसके अंदर वुमेन भी भेज दें हम लोग, तो मैंड क्यों चिल्लाए जा रहे हो, तो इसलिए इसका नाम है अभी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इंडिया बहुत ही लंबे टाइम से एक अच्छे से काम कर रहा है इसरो अपने आप में, जो कि वर्ल्ड लेवल पे हम लोगों ने एक इमेज इस्टेब्लिश कर दी अपनी कि इंडिया के अंदर इसरो संस्था है और वो बहुत अच्छे लेवल से और अच्छी प्रिसीजन के साथ काम करती है और कम यानी इकोनॉमिकली बहुत ही कम रेट में अच्छे जो है हमारे जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाते हैं। तो इन चीज़ के लिए हमारा नाम हो गया है। लेकिन एक ये चीज़ बची हुई थी अपने आप में, हम लोग चंद्रमा पर भी ट्राई कर लिया, मार्स पे भी ट्राई कर लिया और भी अलग अलग प्लेनेट्स पे ट्राई करते रहेंगे, लेकिन इंसान को अंतरिक्ष में भेजने वाली जो चीज़ थी वो हमारी आज भी मिसिंग थी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये हमारी प्रायोरिटी भी नहीं थी। प्रायोरिटी क्यों नहीं थी? क्योंकि हम लोगों को पहले बाकी की जो चीज़ें हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए, देश की जो अदर सर्विसेज के अंदर जो है जिन चीज़ों का ज़रूरत था, तो हम लोगों को पहले उन सैटेलाइट्स को लॉन्च करना था, वो हमारी प्रायोरिटी थी। ह्यूमन को स्पेस में भेजना जो है उसका कोई बेनिफिट नहीं है वैसे अपने आप में, अगर देखें हम लोग एक तरह से ये चीज़ कोई प्रोडक्टिव नहीं है कि हाँ इससे ये बेनिफिट होने वाला है, लेकिन इसका बेनिफिट जो है अदर फॉर्म में है। कैसे? इससे सॉफ्ट पावर बढ़ती है। सॉफ्ट पावर कैसे? अभी तक केवल और केवल जो है 3 कंट्री थी जिन्होंने स्पेस में आदमी को भेजा था। एक था रशिया, यूएसएसआर जिसको हम लोग कहते हैं, इसके अलावा यूएस से था, और तीसरा जो है वो चाइना था, और चौथे नंबर पे अभी भारत बनेगा। इंडिया जो है 4th कंट्री बन जाएगा जो कि ह्यूमन को स्पेस में भेजेगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो ये अपने आप में एक गौरव की बात है कि भारत जो है वो उन 4 देशों की सीरीज में शामिल हो रहा है जो कि अभी तक जिनके लोग जो है अभी तक आपके स्पेस में जो भेज चुके हैं लोगों को। तो ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ होती है। इससे क्या फ़ायदा है फिर? 4 देशों की सूची में हो जाएगा तो क्या है, इस पे 10,000 करोड़ का खर्चा लगने वाला है। 4 देशों की सूची में शामिल होने के लिए 10,000 करोड़ लगाना सही है क्या? हाँ सही है। कैसे सही है? इससे सॉफ्ट पावर बढ़ती है। सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर, दो तरह की पावर है। हार्ड पावर क्या है कि आप डरा धमका के दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस करते हो। सॉफ्ट पावर क्या है? जो आपके काम से जो है आपकी तरफ इन्फ्लुएंस होते हैं, वो सॉफ्ट पावर है। इससे क्या होगा कि जो इंडिया के नेबर के कंट्रीज है और है, वो लोग सोचेंगे कि इंडिया भी जो है उन ग्लोबल पावर्स की तरह जो है बहुत कुछ कर रहा है, तो इसके साथ हम लोगों को चलना चाहिए। हमारे पास आएगा, हमसे जो है हमें एक तरह से हर पल साथ भी देगा किसी भी जगह, जैसे यूनाइटेड नेशन में हमें ज़रूरत है। तो इस तरह के फ़ायदे होते हैं। इससे बाकी कोई इसका अदर बेनिफिट नहीं कि आदमी उधर भेज दिया है, मज़ा आ जाएगा, उधर वो देख के आएगा, प्लॉट काटेगा, मैं भी पीछे जाऊँगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इसको। तो ऐसे नहीं समझना है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ये बात जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो है भारत का मिशन 2022 में है, जिसका नाम है गगनयान। ठीक है, गगनयान नाम है इसका। कब भेज रहे हैं इसको? 2022 में भेज रहे हैं। और कॉस्ट मैंने बता दिया आपको कितना खर्चा आ रहा है इस पे, 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है इसको। और इसको किससे भेज रहे हैं हम लोग? कौन सा व्हीकल कौन सा होगा? तो व्हीकल इसके लिए हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं? व्हीकल यूज़ कर रहे हैं हम लोग इसके लिए GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। मार्क कौन सा है? 3। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है हम लोग भेजेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़े गौरव से बाहुबली। बाहुबली क्यों है? क्योंकि ये जो है टन्स ऑफ वेट उठा के जा सकता है। 4,000 किलोग्राम से ज़्यादा जो है वेट ये अपने साथ लेके जा सकता है। तो ये इसकी खास बात है। इससे पहले जो सीरीज यूज़ कर रहे थे वो हम लोग यूज़ कर रहे थे PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि जो है बहुत ही कम वेट उठा के लेके जा सकती थी। तो इसलिए ये थोड़ा सा अभी हैवी जो हम लोगों को रॉकेट और हेवी जो सैटेलाइट्स है वो लॉन्च करने हैं, तो इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो ये खास बात है GSLV मार्क 3 की, जो कि इंडिया ने रिसेंटली डेवलप किया है, जिसको बाहुबली कहा जाता है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? इसके अलावा अगर इसके अंदर बात करें तो इसको हम लोग 350 से 400 किलोमीटर जो है, 350 से 400 किलोमीटर जो है वो स्पेस के अंदर लेके जाएंगे स्पेस मिशन को। और ये 7 डे लॉन्ग होगा, 7 दिन तक बस स्पेस में रहेंगे ये लोग। कितने लोगों को भेजेंगे इसके अंदर हम लोग 3 लोगों को भेजेंगे। 3 जो है उन लोगों को तीन लोगों को इसमें भेजने का प्लान है अपना। 3 जो है पर्सन्स को भेजेंगे। 3 पर्सन्स जो है उनका क्या नाम दिया उनको नाम दिया हम लोगों ने वायोमोनॉट्स। ठीक है,
तो व्योमनॉट्स जो है इनको नाम दिया गया है व्योमनॉट्स का। व्योमनॉट क्यों दिया गया है? वायु नोट्स भी कह सकते हो इसको, व्योमनॉट भी कह सकते हो। जैसे एस्ट्रोनॉट्स होता है उसी प्रकार से एस्ट्रोनॉट्स कौन यूज करता है? अमेरिका अगर अपने लोगों को भेजता है स्पेस में तो क्या बोलता है? एस्ट्रोनॉट्स। रशिया भेजता है तो वो क्या बोलता है? कॉस्मोनॉट्स। उसी प्रकार इंडिया ने खुद का बनाया है, द सेम वर्जन ऑफ एस्ट्रोनॉट इन इंडिया इज व्योमनॉट्स। ठीक है। और इसके साथ जो हम लोगों ने एक वो बनाया है, एक क्या बोलते हैं उसको, कि इंडिया ने जो है इसके साथ में एक जो रोबोट भेजेगा, जो लेडी रोबोट भेज रहा है उसका क्या नाम है? व्योममित्रा। व्योममित्र जो है उसका रोबोट का नाम है, जो रोबोट इनके साथ भेज रहा है। और ये जो 3 लोग हैं, जो व्योमनॉट्स होंगे, जो एस्ट्रोनॉट्स का ही वर्जन है, व्योमनॉट्स कहते हैं इसको। तो ये जो है लोग भेज रहे हैं हम लोग 3, इनकी ट्रेनिंग कहाँ हो रही है? इनकी ट्रेनिंग रशिया में हो रही है। क्या ऊपर जो है किस प्रकार से स्पेस के अंदर रहना है, क्या सिस्टम रहेगा, किसी प्रकार का जो है साइकोलॉजिकल बर्डन ना आए इनके ऊपर, तो इसके लिए इनको तैयार किया जा रहा है। किस प्रकार की चीज़ें आती के सामना फेस करना पड़ेगा आपको, ये तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जो कि रशिया में अभी इनकी वर्तमान में चल रही है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये 350 से 400 किलोमीटर की हाइट पे छोड़ा जाएगा। तो आप बताओ ये कौन सी ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट में, या मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, या जियो स्टेशनरी में, या हाई अर्थ ऑर्बिट में? क्वेश्चन ये है आपका कि 350 से 400 किलोमीटर हाइट पे छोड़ा जाएगा। ये स्पेस मिशन जो है अपना उधर लेके जाया जाएगा। तो इस हाइट को जो है हम लोग कौन सी ऑर्बिट में आ जाएगा? ये लो अर्थ ऑर्बिट में आएगा, या फिर आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट में आएगा, या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में आएगा? कहाँ पे पड़ेगा ये 350 से 400 किलोमीटर का एरिया? पृथ्वी की सतह से 350 से 400 किलोमीटर। ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, फटाफट दो। क्या होगा इसका आंसर? कि कौन सी ऑर्बिट है ये? बताओ, शाबाश। और इंडिया इसी के साथ कौन सा देश बन जाएगा? चौथा देश बन जाएगा। कितने लोगों को भेज रहा है? 3 लोगों को भेज रहा है, राइट। तो ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आप लोगों को, लोअर अर्थ ऑर्बिट है ये, LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएगा ये, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, LEO लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। इसी के साथ जो है थोड़ी सी एक बात और बता देता हूं मैं आप लोगों को यहीं पर, क्या है कि पहला आदमी जो स्पेस में गया है वो कौन है और किसने भेजा है? तो पहला व्यक्ति जो स्पेस में गया है, फर्स्ट मैन इन स्पेस, कौन था? ये था यूरी गागरिन। ठीक है, किस देश से बिलोंग करते हैं? USSR से। ठीक है, ये विश्व का पहला व्यक्ति जो स्पेस में गया है वो है यूरी गैगरिन, जो कि USSR से, सोवियत संघ से। USSR का ही नया नाम आज के दिन रशिया, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें फर्स्ट वुमेन जो है वो कौन, किसको भेजा गया था? तो ये कौन थी? वेलेंटिना टेरेसोवा। ठीक है, ये भी USSR से थी। ठीक है ना। तो ये जो है पहली वुमेन थी जिसको भेजा गया था, वेलेंटिना टेरेस्कोवा जो है, टेरेस्कोवा जो है वो पहली थी जिसको भेजा गया था। वेलेंटिना टेरेस्कोवा पहली वुमेन थी जिसको स्पेस में भेजा गया, स्पेस में गई है जो, तो USSR थी, ये भी सोवियत संघ से थी। इसके अलावा पहला भारतीय व्यक्ति कौन था जो स्पेस में गया है, उसका भी और बताइएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो आप लोगों ने सुना होगा नाम, फर्स्ट इंडियन कौन है? राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा जो है फर्स्ट इंडियन है 1984 में। और ये भी किसके द्वारा भेजे गए थे? USSR के द्वारा भेजे गए थे। भारत ने नहीं भेजा है, कि सोवियत संघ का जो है उन्हीं के प्रोजेक्ट में, उन्हीं के साथ जो है गए हैं वो। सोवियत संघ का जो सोयूज T11 करके था एक, सोयूज T11, इसके साथ गए थे। ये व्हीकल था जो इसके साथ गए थे, ये सोयूज T11 के अंदर जो है राकेश शर्मा जो पहले भारतीय थे अंतरिक्ष में। लेकिन भारत अपना पहला मैन्ड मिशन जो है, ये पहला जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो है वो इस बार 2022 में भेजेगा। इसकी टेस्टिंग जो है दिसंबर 2020 में होगी, फिर जुलाई 2021 में भी होगी। पहले जो है विदाउट मैन टेस्टिंग करेंगे हम लोग, फिर जो है रोबोटिक टेस्टिंग करेंगे उसकी। तो इस प्रकार से टेस्टिंग का काम अभी शुरू है। तो ये तमाम बातें आपको इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। गगनयान GSLV Mark 3 2022 10,000 करोड़ का मिशन है। 10,000 करोड़ जो है काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है जो कि इसरो जो है करेगा इसके अंदर ये। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
भारत द्वारा नवंबर 2019 में जारी नए भू राजनीतिक नक्शे में काला पानी क्षेत्र पर विवाद किन देशों के मध्य है? देखिएगा, जो भारत ने नया नक्शा जारी किया 2019 में, पहली बात तो भारत नया नक्शा क्यों जारी करेगा, क्या मस्ती चढ़ी है भारत को? दूसरा पूछा काला पानी क्षेत्र विवाद, तो ये दोनों चीजें डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिएगा, भारत क्यों कर रहा है नया नक्शा जारी? आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इसके बाद इंडिया ने एक नया नक्शा जारी कर दिया उन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना के, तो इसलिए जो है इंडिया ने नया नक्शा जारी किया। अब इंडिया ने जब नया नक्शा जारी किया तो नेपाल में दिक्कत हुई, नेपाल के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि नया नक्शा जो है उसमें गड़बड़ है, उसके अकॉर्डिंग काला पानी क्षेत्र जो है वो हमारा है और ये लोग अपना दिखा रहे हैं। लेकिन हमने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को गलतफहमी है। अब गलतफहमी है या सही फहमी है, इसको देखते हैं मामला क्या है। देखिएगा, काला पानी क्षेत्र क्या है? जो इंडिया है, हमारा प्यारा देश जो भारत है, अगर उसकी हम लोग बात करें तो देखिएगा, इधर से मान लेते हैं, यहाँ है आपका नेपाल, ठीक है, यहाँ पर आपका नेपाल और यहाँ पर है अपना उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पर कौन है? इधर को है अपना उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड है। यहाँ पर कौन है? नेपाल है। अब देखिएगा, नेपाल और उत्तराखंड जो है और यहाँ पर ऊपर की तरफ चाइना है। ये जो तीनों के बीच का यहाँ ट्राई जंक्शन है, यहाँ पर है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा है यहाँ पर, लिपुलेख दर्रा है यहाँ पर, वेरी फेमस, पूछा जाता है लिपुलेख दर्रा, सॉरी लिपुलेख दर्रा जो है वो यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। तो लिपुलेख दर्रा आपका किस किस के बीच में? उत्तराखंड, नेपाल और तिब्बत के ट्राई जंक्शन पे है। और यहाँ से एक जो है 3 जो है रिवर्स अपने आप में, एक 3 ट्राई छोटी छोटी जो है नदियां सी निकलती है इस प्रकार से, और वो तीनों मिलकर बनाती है काली या महाकाली नदी, ठीक है, महाकाली नदी बनाती है, ठीक है। ये नदी बनाती है महाकाली नदी जो है वो यहाँ से बनती है, ये 3 जो है इस प्रकार से यहाँ से निकलती है और इन तीनों से बनती है महाकाली नदी। अब दिक्कत क्या है? अब इसके अंदर एक जो पहले, अगर थोड़ा सा मैं पीछे की डिटेल में लेके जाऊँ आप लोगों को, तो ध्यान रखना कि पहले जो है नेपाल के जो गोरखास थे वो लड़ने में बहुत ही काबिले तारीफ थे, और उनके नेतृत्व में जो है नेपाल ने, या उनकी जो है एक बलबूते पर, गोरखास के बलबूते पर जो है नेपाल ने काफ़ी एरिया जो है साइड का भी कवर कर लिया जब ब्रिटिश सरकार भारत के अंदर थी, जब ब्रिटिश शासन चल रहा था। तो उस टाइम जो है गोरखास ने ये एरिया गोरखास ने अपने अंडर में कर रखा था, इधर से सिक्किम वाला एरिया भी अपने अंडर में कर रखा था, और नीचे का भी कुछ एरिया जो है बिहार यूपी वाला भी थोड़ा बहुत अपने अंडर में कर लिया था इन्होंने। तो इसके बाद क्या हुआ था, एक एंग्लो नेपाल जो है युद्ध हुआ, ये जो है 1814 से 1816 के अंदर हुआ, जो कि ब्रिटिश सरकार और नेपाल के बीच में हुआ, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो है इस युद्ध के बाद क्या हुआ, 1816 के अंदर एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई, जिसको बोलते हैं संघोली की संधि। संघोली बिहार के अंदर है, संघोली की संधि कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम में आपसे पूछ सकता है, संघोली की संधि किस देश के साथ हुई, किस किस के बीच हुई, किसका संबंध है, किससे है, ये तमाम इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। एंग्लो नेपाल, ठीक है, ब्रिटिश और नेपाल के बीच में संघोली की संधि हुई है। कब हुई है? 1816 में। एंग्लो नेपाल युद्ध कब हुआ? 1814 से 1816 के बीच में, इस प्रकार से बने। अब इस संधि के अकॉर्डिंग जो है नेपाल को वापस अपनी जगह में कर दिया, और ऐसे कैसे, और बाउंड्री बना दी ब्रिटिश सरकार ने कि ऐसे ऐसे मामला है। लेकिन इसकी जो ट्राइब्यूटरी थी, इसमें से कौन सी काली नदी है ये नहीं बोला उन्होंने। अब भारत बोल रहा है कि भाई साहब ये वाली नदी जो है ये काली है, नेपाल बोला नहीं काली नहीं है ये, बोला ले अभी हो गई ना काली, अब मान ले। तो ऐसे मनवाने से नहीं बनेगी। लेकिन गलती किसकी है? ब्रिटिशर्स की, उसकी। नेपाल बोल रहा है मैं इधर वाली काली मानूंगा, ये लो ये काली करो। अब मामला जो है वो सारा का सारा इनके ये क्षेत्र का है, जो कि यहाँ पर है, ये मामला है अभी काला पानी क्षेत्र, ठीक है। काला पानी का मतलब ये नहीं कि इधर पानी काला है इसलिए काला पानी नाम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एरिया जो है उत्तराखंड के अंदर ये डिस्प्यूटेड हो गया अभी, और इसके कारण नेपाल अभी परेशान कर रहा है। दूसरा परेशान क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना की गोद में है इसलिए परेशान कर रहा है। चाइना के संपर्क में आ रखा है नेपाल, इसलिए दिक्कत कर रहा है नेपाल जो आजकल, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब देखिएगा मुद्दा क्या है, इसको जो है काली नदी को इंडिया बोलता है कि ये मेरे उत्तराखंड के अंदर है, और उत्तराखंड के अंदर पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है।
नेपाल बोल रहा है कि ये मेरे पास जो है मेरा एरिया दारचुला एरिया जो है उसका पार्ट है काली नदी। और काली नदी जो है इसी को शारदा नदी भी कहा जाता है। काली नदी का दूसरा नाम है शारदा, ठीक है ना। तो इसको लेकर जो है अब ये विवाद चल रहा है। इंडिया इधर वाली को मान रहा है, ये इधर वाली को मान रहा है, बीच का ये एरिया जो है इसके साथ दिक्कत आ रखी है सारी की सारी। तो ये बात ध्यान रखना है काली और ना इसको लेकर, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है कि किस प्रकार से डिस्प्यूट है और संगोली की संधि है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये पूरा का पूरा मामला है। और काली नदी को ही शारदा नदी कहते हैं, जो कि लिपुलेख दर्रे से ऊपर की तरफ निकलती है, ठीक है। एक लिम्पियाधुरा जो है वो यहाँ पर है, लिम्पियाधुरा जो है वो यहाँ पर है। ये काली नदी जो है ये इस प्रकार से 3 जो ट्राइब्यूटरीज है उनसे काली नदी या महाकाली भी कहते हैं उसको, क्लियर है। तो ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो जाएगा, अब तक तो आप लोग अच्छे समझ गए होंगे क्या है। इसका आंसर हो गया आपका नेपाल, राइट। तो काला पानी क्षेत्र विवाद विद नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो चाइना की भी कम्युनिस्ट पार्टी है। तो वो बस तैयारी में है कि मैं बस चाइना के साथ चला जाऊंगा तो धन्य हो जाऊंगा, भगवान का बस ऐसा असर हो रहा है कि ऐसा मतलब मुझे तो एक तरह से वरदान सा मिल रहा है कि चाइना मेरी तरफ झुकाव कर रहा है। अरे चाइना तेरी तरफ झुकाव नहीं कर रहा है, चाइना ऐसा तेरे को करके जाएगा कि ना इधर का रहेगा ना उधर का। वो अभी नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि चाइना अच्छे खासे पैसे दे देगा, लोन में देता है चाइना सबको, उसके बाद इन्फ्लुएंस करता है, उसके बाद जो है फिर लोन लौटाया नहीं जाता छोटे देशों से, कमज़ोर देशों से, और उसके बाद जो है चाइना बोलेगा तो पैसा नहीं देगा तो फिर मेरी बात मान, और वो कर क्या सकता है, फिर बात माननी पड़ेगी उसको, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से चीज़ें होती है। बट एनीवे हम लोग डिटेल में नहीं जाते। तो नेपाल इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वहां के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान पर फिल्म बनाने का समझौता किया है। नाम से पता लग रहा होगा कि बंगबंधु किसको बोला जाता था, शेख मुजीबर रहमान को ही बंगबंधु कहा जाता था। ये बात ध्यान रखना है, बंगबंधु किसे कहा जाता था। ये क्वेश्चन बनता है अपने आप में। शेख मुजीबर रहमान जो कि बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में सबसे बड़ा हाथ है इनका। पहले जो है पाकिस्तान के हिस्से का ही होता था बांग्लादेश, उसी का हिस्सा था बांग्लादेश जो है, ईस्ट पाकिस्तान था। लेकिन बाद में जो 1971 में जो है भारत की मदद से बांग्लादेश आज़ाद हो गया 1971 में, 1971 में, और पाकिस्तान से अलग हो गया। और उसके बाद जो है वहाँ पर शेख मुजीबर रहमान जो है इनका ही मेन जो है काम था, ये आज़ाद करवाने के अंदर ये मेन जो रोल था इनका था, इसलिए जनक और संस्थापक भी माने जाते हैं बांग्लादेश के। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद जो है इनको इनके परिवार को और इनको मरवा दिया गया। तो उसके बाद उस टाइम पर इनकी 2 बेटियां थी, शेख हसीना और शेख रेहाना। वो दोनों उस टाइम पर जर्मनी में थे, वो बच गई। बाकी सारे घर के जो थे, घर पर जो भी था वो सब मारे गए। इनके घर पर हमला हुआ तो सबको जो है मार दिया गया। इनके बच्चे जो भी थे सबको, पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद शेख हसीना जो है वो वहाँ से दिल्ली में रही, काफ़ी टाइम तक इंडिया के अंदर रही, और उसके बाद वहीं से जो है यहाँ के जो नेता थे या यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस था उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, और फिर से जो है आज प्रधानमंत्री के पद पर वर्तमान में बांग्लादेश की शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है वर्तमान में। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, और उन्हीं के जो पिताश्री थे बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान, उन पर एक फ़िल्म बनाने की बात इंडिया और इसके बांग्लादेश के बीच में एक समझौता हुआ है। जो भारत के प्रसिद्ध जो है फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल जी जो है वो निर्देशन करेंगे इस फिल्म का निर्देशन कौन करेगा, श्याम बेनेगल जो है वो निर्देशन करेंगे, और भारत और बांग्लादेश मिलकर बना रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है क्या संबंध है, अगर बात करें तो एक मैत्री एक्सप्रेस करके जो है, और एक बंधन एक्सप्रेस, एक मैत्री एक्सप्रेस और एक बंधन एक्सप्रेस, 2 ट्रेन चल रही है बांग्लादेश और भारत के बीच में। इसके अलावा जो है बांग्लादेश के अंदर अगर बात करें तो बांग्लादेश और इंडिया का डिस्प्यूट किसको लेकर है। बांग्लादेश और इंडिया का डिस्प्यूट है एक तो तीस्ता रिवर को लेकर। तीस्ता नदी जो है वो इंडिया से जाती है बांग्लादेश में, और वो बांग्लादेश में जाकर जो है ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र में मिलती है, तो तीस्ता जो है वो पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश के अंदर जाती है। अब जो है बांग्लादेश को पानी ज़्यादा चाहिए, इस चक्कर में जो है बांग्लादेश और इंडिया का तीस्ता डिस्प्यूट जो है, तीस्ता रिवर डिस्प्यूट बहुत बड़ा लंबे समय से चल रहा है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा फरक्का बैरेज जो है गंगा नदी पर है। ये गंगा भी तो वहीं जाती है ना, गंगा भी बांग्लादेश में ही जाती है,
वहाँ पर इसका नाम पद्मा हो जाता है, ठीक है, गंगा को पद्मा के नाम से ना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये 2 डिस्प्यूट है, तीस्ता और फरक्का बैरेज का बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस जो है 2 ट्रेन चल रही है भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके अलावा इसके अंदर जूट के अंदर जो है बांग्लादेश सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वर्ल्ड के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें जो है बांग्लादेश के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, बांग्लादेश, राइट। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिएगा। हाल ही में बांग्लादेश में आकाशवाणी मैत्री सेवा तथा कोलकाता में बांग्लादेश रेडियो बेतार का प्रसारण कब से प्रारंभ हुआ है? क्या है? बांग्लादेश में तो आकाशवाणी मैत्री सेवा तथा कोलकाता में बांग्लादेश का रेडियो बेतार का प्रसारण हो रहा है। देखिएगा, रिलेशन सुधर रहे हैं, समझ रहे हो? वैसे ही सुधरे हुए हैं, पहले से बुरा कभी भी नहीं था बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशन, क्योंकि आज़ाद करवाने वाला ही तो भारत है। और फिर भी भारत को दिखाएंगे आंखें तो हो सकता है, मे भी कभी भी, बट अभी तक सब बेहतर चल रहा है। तो हम लोग आपस में और ज़्यादा रिलेशंस क्लोज आ रहे हैं। और इसके लिए क्या है कि जो आकाशवाणी मैत्री सेवा जो है भारत ने बांग्लादेश में शुरू किया, ढाका में आकाशवाणी रेडियो बजेगा, आकाशवाणी मैत्री सेवा वहाँ पर शुरू हुई है। इसके अलावा बांग्लादेश का रेडियो जो बेतार है उसका कोलकाता के अंदर प्रसारण किया जाएगा। तो क्योंकि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दोनों चीज़ तो एक ही थी, बंगाल ही था, तो इसलिए दोनों का जो है इस प्रकार से ये चीज़ किया गया, प्रसारण किया गया है। ये पूछ रहा है कि कब से शुरू किया गया, तो 14 जनवरी 2020 से जो है ये शुरू किया जाएगा, 14 जनवरी 2020 से, ठीक है। बांग्लादेश की जो है शेख हसीना पीएम है अभी, ढाका कैपिटल है, 1971 में लिबरल हुआ है। ये तमाम बातें आप लोग से कर चुके हैं हम लोग। मूवी वाली बात अभी पीछे देखिए, तो दोनों क्वेश्चन बांग्लादेश से रिलेटेड है, ध्यान रखना है, ठीक है। 14 जनवरी 2020 से ये शुरू हो रहा है, तो ध्यान रखना है, क्लियर है। तो इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल शुरू किया गया है? ठीक है, युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल किस सरकार ने शुरू किया गया है, बताइएगा। होप जो है ये शुरू किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। कौन सी गवर्नमेंट ने शुरू किया? होप, उत्तराखंड ने। इसका होप का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है हेल्पिंग पीपल, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। समझ पा रहे हैं आप लोग? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये जो है होप का फुल फॉर्म बनता है। और ये पोर्टल शुरू किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। मनसा क्या है उत्तराखंड गवर्नमेंट की, देखिएगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट बोल रही है कि जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग एक डेटा तैयार करेंगे, सबका पोर्टल बना दिया है, डेटा सबका लिया जाएगा, कौन कौन बेरोजगार है, कहाँ से आके बेरोजगार है, तमाम लोगों का, और उनका फिर जो है उस डेटा को तैयार करके फिर सीएम स्वरोजगार योजना चल रही है जो उत्तराखंड के अंदर, उसके अंदर जोड़ेंगे, ठीक है। तो सीएम स्वरोजगार योजना जो चल रही है उसके अंदर जोड़ा जाएगा वो सब डेटा, और उसके बाद काम दिया जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। सब दिलासा तो ऐसा ही दे रहे हैं फिलहाल, बाकी देखते हैं बेरोजगारी दूर कितनी होती है, कैसे होती है, ठीक है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट का है ये होप पोर्टल, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ठीक है। सबको रोजगार मिलेगा। कौन से राज्य का था? इसका मध्य प्रदेश का था। इसके अलावा उत्तराखंड की बात हो रही है, तो उत्तराखंड के अंदर आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। देहरादून जो है कैपिटल है। इसके अलावा जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल जो है उत्तराखंड की कौन सी बनाई गई थी? गैरसैंण जो है उसको ग्रीष्मकालीन कैपिटल बनाया गया था अभी पीछे। इसके अलावा जो है उत्तराखंड के बारे में और क्या ध्यान रखोगे आप लोग? विधानसभा सीट्स जो है उत्तराखंड की वो कितनी है, लोकसभा कितनी है और राज्यसभा कितनी है? तो विधानसभा सीट कितनी है? 71 है। लोकसभा सीट कितनी है? 5 है। और राज्यसभा सीट कितनी है उत्तराखंड की? 3 है, ठीक है। उत्तराखंड की 71 विधानसभा, लोकसभा 5 और राज्यसभा की सीटें 3 है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, लेकिन 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया गया था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और आपका झारखंड जो है, इन तीनों को एक ही साथ बनाया गया था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 26वां, 27वां, 28वां राज्य जो है तीनों को 2000 के अंदर ही बनाया गया था। तो 9 नवंबर 2000 को जो है आपको उत्तराखंड का अलग राज्य बनाया गया था। तो ये बातें आपको उत्तराखंड के बारे में ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी, तो उत्तराखंड के अंदर और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? उत्तराखंड के अंदर कुछ एक नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट, उनके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे कि कौन कौन से है? एक है आपका जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो आपको आइडिया है कि भारत का पहला है,
ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है। और कौन सा है, इसके अलावा आपका नंदा देवी है, और इसके अलावा जो है नंदा देवी के बाद अगर बात करें तो आपका वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वहाँ पर ही है। ओके, वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी तो जो है वो वहाँ की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी शामिल कर रखा है उन दोनों को वहाँ पर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं वहाँ पर बात करूँ उत्तराखंड के अंदर, तो उत्तराखंड के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, टिहरी डैम। क्या ध्यान रखोगे, टिहरी बांध। टिहरी डैम कहाँ है, टिहरी डैम जो है वो भागीरथी नदी पर है। टिहरी डैम जो है उत्तराखंड के अंदर भागीरथी नदी पर, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध जो है, टिहरी डैम है इंडिया का सबसे ऊंचा डैम, ठीक है, टिहरी डैम है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा हाईएस्ट ग्रेविटी डैम जो है इंडिया का वो भाखड़ा डैम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड के अंदर ये चीज़ें हैं। इसके अलावा और चिपको मूवमेंट का नाम सुना होगा आपने, चिपको आंदोलन 1970s के अंदर, 1970 में जो है चिपको आंदोलन जो था 1970s में, चिपको आंदोलन जो है, चिपको मूवमेंट का संबंध कहाँ से, उत्तराखंड। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, लेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है किससे जुड़ी हुई है, उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। थोड़ा सा अगर आप लोग इसमें से 50% भी ध्यान रख लोगे, तो 50% हर बार ध्यान रखोगे तो आपको याद हो जाएगी, दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल किस राज्य ने, उत्तराखंड, राइट। तो कर दूं ऑप्शन कौन सा, टिक इस पे, डी, उत्तराखंड, सॉरी नॉट डी, आपका सी, ठीक है, उत्तराखंड सी। तो इसके अंदर जो है एक चीज़ और बच गई है जो आप लोग को पता होनी चाहिए, उत्तराखंड के अभी सीएम कौन है और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है। उत्तराखंड के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य, ठीक है। तो ये आपको और पता होना चाहिए। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, कौन है बताइएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, जो इंडियन हेरिटेज है उसको बचाने के लिए बहुत पहले इसका गठन हो गया था। 1861 में स्थापना हो गई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, सॉरी 1861 के अंदर स्थापना हो गई थी। हेडक्वार्टर्ड है ये न्यू दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर जो है हेडक्वार्टर है इसका, नई दिल्ली। और इसके जो संस्थापक है वो किनको माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इनको संस्थापक माना जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का, जो कि भारत की जो एक तरह से हेरिटेज है हमारी, या भारत की जो धरोहर है उसको बचाए रखने का कार्य करता है, उन सब चीज़ों को देखता है ये। तो आर्कियोलॉजिकल कार्य है इसका। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं ये पूछा है। तो 1991 बैच के जो है IAS ऑफिसर है वी विद्यावती जी। वी विद्यावती जो है 1991 जो बैच कर्नाटका कैडर की वी विद्यापति जो है IAS ऑफिसर, इनको बनाया गया है महानिदेशक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन है संस्थापक, अलेक्जेंडर कनिंघम, कब बना, 1861। ये 2-3 बातें जो है ये फेवरेट है हर एग्जामिनर की, पूछेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी जो है महानिदेशक वी विद्यावती, आपका ऑप्शन सी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन व्यक्ति हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं हाल ही में, ये बने हैं, देखिएगा मामला क्या है पहले उसको थोड़ा सा देखो, इतनी जल्दी में नहीं बताना है। लेबनान जो है वो देश आपका कहाँ पर है, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है उसके किनारे पर पड़ता है लेबनान, यानी अफ्रीका है इधर, और अफ्रीका के बाद जो है इधर की तरफ जो आपका मिडल जो आपका एशिया है, यहाँ पर जो है आपका है मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर, और यहाँ पड़ता है सीरिया, इसका पड़ोसी देश है, और सीरिया के पड़ोस में जो है यहाँ पर ये है लेबनान, और लेबनान को ये लगता है भूमध्य सागर इधर से, और इसकी कैपिटल है बेरूत। लेबनान की कैपिटल क्या है, बेरूत इसकी कैपिटल है। देखिएगा बेरूत जो कैपिटल है, और वहीं पर बेरूत कैपिटल के अंदर ही एक पोर्ट है जिसका नाम है बेरूत पोर्ट, ठीक है, बेरूत पोर्ट सिलोज, ये पूरा नाम है बेरूत पोर्ट सिलोज जो है। यहाँ पर एक हैपनिंग हुई अभी पीछे, जिसकी वजह से जो पीएम थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो वर्तमान के पीएम थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया उस वक्त। क्यों दिया, क्योंकि यहाँ जो ये बेरूत पोर्ट जो था, यहाँ इस पोर्ट के पास रखा हुआ था अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था।
अमोनियम नाइट्रेट केमिकल फॉर्मूला आई थिंक NH4NO3 होगा शायद इसका। तो ये जो है अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर रखा हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज होता है, लेकिन ये यहाँ पर ऐसे रखा हुआ था बिना किसी निगरानी में, बिना किसी सुरक्षा के साथ ऐसे ही रख दिया। क्यों रख दिया? किसी शिप के अंदर जा रहा था, किसी दूसरे देश की, बोला इधर से नहीं लेके जाने देंगे, उसको रखा हुआ था ऐसे फालतू में। 2750 टन था ये। 2750 टन जो है कितना होता है, यू कैन इमेजिन नाउ। तो 2750 टन जो है ये अमोनियम नाइट्रेट इन लोगों ने रखा हुआ था और ये एक्सप्लोड हो गया। अब इसकी वजह से, इसके एक्सप्लोजन के कारण जो है पूरा का पूरा बेरूत के अंदर जो पोर्ट के आसपास का एरिया था उसमें पूरे में नुकसान हो गया। पूरा ब्लास्ट होने के कारण जो है इसमें लगभग जो है 85 लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग जो है वो घायल हो गए थे। तो जिसके कारण जो है लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया। 180 लोग वहाँ पर मारे गए थे, नॉट 80, 180 लोग मारे गए और लगभग 6500 लोग घायल हो गए थे। फिर लोगों ने जो है गवर्नमेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आप गैर जिम्मेदाराना हरकत है आप लोगों की, आप करप्ट हो, ये हो वो हो। और ये तमाम चीज़ें देखते हुए तो PM हसनदीप जो थे वहाँ पर उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है अभी वर्तमान में PM किस नियुक्त किया गया है, तो मुस्तफ़ा अदीब जो है उनको वर्तमान में PM नियुक्त किया गया वहाँ पर। किसको? मुस्तफ़ा अदीब को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और मिशेल एऊन जो है, मिशेल एऊन वहाँ पर प्रेसिडेंट है, मिशेल एऊन। और कौन हो गए हैं अभी? मुस्तफ़ा अदीब वहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बेरूत कैपिटल है लेबनान की। सीरिया जो है उसके इस साइड में पूरा सीरिया लगता है, सीरिया पड़ोसी देश है इसका। नीचे की तरफ जो है इजराइल वगैरह आ जाएगा और इधर भूमध्य सागर है। सीरिया की कैपिटल बेरूत में ये हुआ था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमोनियम नाइट्रेट भी इंपॉर्टेंट हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको लेबनान के बारे में पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनेगा? कौन से राज्य में सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनेगा? हाल ही में घोषणा के अनुसार जो है, देखिएगा प्रधानमंत्री कभी बच्चों को बोलते हैं पकोड़े बनाओ, कभी बोलते हैं कुछ करो, कभी बोलते हैं कुछ करें। आप बोल रहे खिलौने बनाओ। ठीक है, बोलो खिलौने का सबसे बड़ा मार्केट है, खिलौने बनाओ। अब पता लगेगा खिलौने बना के खुद ही खेल रहे हैं, ऐसा ना हो जाए। बट स्टिल आवर प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग समथिंग, वी मस्ट रिस्पेक्ट। ठीक है, सो उन्होंने बोला है कि जो खिलौने की इंडस्ट्री है, टॉयज इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़ी है और उसको हम लोग जो है अच्छे से हार्नेस कर सकते हैं अगर प्रॉपर ध्यान लगा के करें। तो उसके लिए जो है अभी भारत में जो है किस राज्य में टॉय म्यूजियम बनाने की बात कर रही है, तो 1500 करोड़ रुपए की लागत के साथ गुजरात के अंदर जो चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी है, गुजरात में चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के अंदर 30 एकड़ एरिया के अंदर, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी में 30 एकड़ एरिया के अंदर जो है गुजरात में ये पहला टॉय म्यूजियम बनाने की बात चल रही है, जिसके अंदर जो है 11 लाख जो है टॉयज के मॉडल्स रखे जाएंगे उस म्यूजियम के अंदर, जिसमें DRDO और इसरो जो भी है वो भी टॉय मॉडल्स बनाएगी। तो उनको भी नया काम दे दिया है, DRDO और इसरो भी जो है वो भी टॉय मॉडल्स बनाया करेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो इसके अंदर है, गुजरात में बन रहा है टॉय म्यूजियम। तो आई होप आप लोग ध्यान रख लेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अभी मन की बात के अंदर पीछे ही जो है अनाउंस की थी टॉय वाली बात भी, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका काम शुरू हो जाएगा लेकिन अभी टाइम लगेगा, इसमें 3-4 साल के अंदर जाके तैयार होगा पूरा का पूरा म्यूजियम। क्लियर है? तो इसका आंसर बी राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कोविड-19 मरीजों की जांच हेतु किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की गई है? तो बताइएगा कौन सी मशीन जो है राष्ट्र को समर्पित की गई है जिससे कोविड-19 के टेस्ट करेंगे हम लोग। तो टेस्ट करने के लिए जो है मशीन लेकर आए हैं हम लोग। ठीक है, टेस्ट करने के लिए बताइएगा क्या नाम है। ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा नाम होगा आपके हिसाब से बताइएगा। कोरोना 1900, कोबा 16800, हिम्मत, कोविड, व्हाट शुड बी द नेम? क्या है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो है वहाँ पर इसको पुट किया गया है, वहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में इसको इंस्टॉल किया गया है। क्या नाम है इसका, कि जो है इसका क्या नाम है वो आपको बताना है। 1200 सैंपल्स जो है वो 24 घंटे के अंदर टेस्ट कर सकती है, ये इसकी पावर है। सॉरी, 1200 सैंपल जो है 1200 पावर क्या है इसकी, 1200 सैंपल जो है 1200 सैंपल जो है वो ये 1200 सैंपल जो है
वो ये कर सकती है 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर टेस्ट कर सकती है। ये इसकी पावर है। और ये जो है डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने सूचना दी कि हम लोगों ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में कोबास 6800 जो है इसको इंस्टॉल किया है। तो ये आपके कुछ एक क्वेश्चन थे आज के, जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा करनी थी। इसी के साथ जो है क्वेश्चन समाप्त। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा और अपनी क्लास को शेयर करते रहिएगा बाकी के बच्चों के साथ भी। मैक्सिमम बेनिफिट मिले, सभी आपके फ्रेंड्स जो भी पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। फालतू में किसी के साथ करने की ज़रूरत है नहीं। जो बच्चा वाकई पढ़ना चाहता है उसके साथ। एक चीज़ और देखिए, कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर क्वेश्चन की संख्या बढ़ाइए, एक्सप्लेनेशन को थोड़ा कम कर दीजिए। चाहे मैं क्या चाह रहा हूं कि अभी के लिए हम लोग एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और क्वेश्चंस की संख्या जो है वो कम रखते हैं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर हम लोग एक्सप्लेनेशन कम करके जब पेपर आता है आपका नज़दीक, तो उस टाइम पर आपको फटाफट से जल्दी रिवीजन के तौर पे जो है क्वेश्चंस करवा दिए जाएं, तो उसमें आपको समस्या नहीं होगी। तो इसलिए क्वेश्चन की संख्या पर ध्यान मत दो आप लोग पढ़ने पर ध्यान दो, चीज़ों को एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दो प्रॉपरली। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।